हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ एक बार फिर मंजरी पुस्तक का कलम आज उनकी जय बोल पाठ के प्रश्न और उत्तर। ये पाठ लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ये एक बहुत ही सुंदर सी देशभक्ति के भाव से जुड़ी हुई कविता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। आज करेंगे हम इसके प्रश्न और उत्तर। तो करते हैं पहला प्रश्न शुरू, जो कि है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। नीचे कुछ महापुरुषों के उपनाम दिए जा रहे हैं। उपनाम यानी उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। एक होता है व्यक्ति का नाम, एक होता है उपनाम, जैसे निकनेम भी आप कह सकते हैं। उनका पूरा नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ महापुरुषों के नाम दिए हैं, एक बार बहुत जल्दी से पढ़ देती हूँ कि वे महापुरुष कौन कौन से हैं। बापू, लौह पुरुष, देशबंधु, महामना, लोकमान्य और मिसाइल मैन, ये हैं उपनाम। आपको पता लगाना है कि ये जो उपनाम हैं ये किन व्यक्तियों के रखे गए हैं, या इनको उपनामों से हम किन व्यक्तियों को पुकारते हैं। चलते हैं पहले उपनाम की तरफ। बापू तो बिल्कुल बहुत लोकप्रिय है, ये तो हर बच्चे को इसका पता है कि बापू शब्द से हम किसे संबोधित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं। अगला है लौह पुरुष। तो लौह पुरुष हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। मेरी तरफ से आज की कक्षा के लिए आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बड़ी सी मूर्ति भारत के किस राज्य में लगी हुई है, साथ ही किस जगह का नाम क्या है, उस मूर्ति की हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और उसके पास आसपास जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला है देशबंधु। देशबंधु नाम उपनाम है चित्तरंजन दास का। महामना मदन मोहन मालवीय जी के नाम के आगे महामना मदन मोहन मालवीय जी उन्हें कहा जाता है। अगला है लोकमान्य। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। पूरा नाम प्रयोग किया जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मिसाइल मैन कहा जाता है, बच्चे बच्चे को ये पता है, मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। क्यों कहा जाता है इसका कारण भी आपको पता करना है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश प्रेम की कविताओं का संकलन कीजिए। संकलन का अर्थ होता है कलेक्शन। तो आपको करना है यहाँ पर देश प्रेम की कुछ कविताओं का संकलन। मेरा जो सुझाव है आपके लिए, देश प्रेम की कविताओं का संकलन के साथ साथ आप एक अच्छी बढ़िया सी कविता लिख भी सकते हैं। देशभक्ति का भाव अपने अंदर जगाइए, आप एक बेहतर कवि हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख डालिए अपने खुद के शब्दों में भी एक कविता, और संकलन के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं उठाइए और उनमें से देश प्रेम की सुंदर सुंदर बहुत ही भावपूर्ण कविताओं को लीजिए, जो आपके अंदर, मेरे अंदर और देखने सुनने वालों के अंदर उत्साह, उमंग और जोश का संचार कर दें। ऐसी कविताओं का संकलन कीजिए। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी कविताओं का यहाँ पर संकलन कर सकते हैं। एक एल्बम की तरह आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, विचार और कल्पना। प्रश्न 1, पाठ में कलम देशभक्तों का जय घोष कर रही है। जय घोष यानी जिसे आप नारा लगाना कहते हैं। कलम का अर्थ है देश के रचनाकार। जो देश के रचनाकार हैं, जो कवि हैं, अपनी रचनाओं से उनका अभिवादन करते हैं। मतलब वो किसको, अपनी कलम के माध्यम से किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो हमारे वीर महान शहीद लोग हैं उन्हें सम्मान दे रहे हैं। देशभक्त तो सर्वोपरि हैं। किसी देश में, किसी राष्ट्र में सबसे सर्वोपरि जो व्यक्ति है वो कौन है, वहाँ के देशभक्त जनता है। उनका जय घोष केवल देशवासी ही नहीं करते, बल्कि पूरी प्रकृति भी उनके लिए मंगल गीत गाती है ना अनोखी बात, कि सिर्फ मैं और आप ही उनके जय घोष नहीं कर रहे हैं, मैं और आप ही सिर्फ उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, पूरी की पूरी प्रकृति उनके लिए अभिनंदन में, उनका आभार प्रदर्शन करते हुए मंगल गीत गाती है। आप बताइए कि बादल और पुष्प किस रूप में उनका जयगान करेंगे। यानी बादल और पुष्प अगर किसी वीर का जयगान करेंगे तो वो किस प्रकार करेंगे। तो उत्तर हम लिखेंगे बादल वर्षा करके,
और पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन वीरों का जय गान करेंगे। समझ में आया? बादल वर्षा करके, क्योंकि बादल तो वर्षा ही लाते हैं, साथ ही साथ जो पुष्प हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करके। जब भी आपने देखा है कि हम जब कभी किसी को अपना आदर सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं तो हम उन्हें पुष्प समर्पित करते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति या फिर वीर महान शहीद क्यों ना हो, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्या आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी? अपने बड़ों से पूछकर उनके बारे में लिखिए। निश्चित रूप से आपके परिवार में, आपके आसपास, आस पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में, आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनमें निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो देश सेवा के लिए या तो कार्यरत होगा या फिर उसने अपने प्राणों के जो बलिदान है वो अपने देश के लिए कर दिया हो। ऐसा कोई व्यक्ति अगर नहीं है तो जो लोग कम से कम कार्यरत हैं वर्तमान समय में, आप उनसे भी संपर्क करके उनके अनुभव जान सकते हैं और उनके अनुभव जानकर आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने को कह रहा है? कविता से शीर्षक का यह प्रश्न है। आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर कि कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है। तो आप पूरा उत्तर ठीक तरह से फ्रेम करेंगे। कवि अपनी लेखनी से देश के शहीदों की, किसकी की जगह प्रयोग करेंगे हम इन शब्दों का, देश के शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है, और पूर्ण विराम। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव कविता के किन पंक्तियों में आए हैं? यहाँ पर जो आपको कुछ भाव दिए हुए हैं, भाव मतलब कि फीलिंग्स, उनकी कुछ खास, कुछ बहुत स्पेशल भाव उनके, वो कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? यानी हमने अर्थ पढ़ लिया है, अब यहाँ पर ये अर्थ दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो कौन सी कविता की पंक्तियां हैं जो बिना किसी प्रतिफल के, मतलब जो बिना किसी बदले के भावना के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर न्यौछावर हो गए। इस भाव को इस कविता की कौन सी पंक्तियां स्पष्ट करती हैं? तो जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, ये जो पंक्ति है वो इस भाव को स्पष्ट करती है, यानी इस पंक्ति का अर्थ है। सामान्य रूप से भी हम क्या कर रहे थे, कुछ प्रश्नों में, कुछ पाठों में हमने क्या किया कि वहां पर आपको कविता की पंक्ति दी हुई है, आप उसका अर्थ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अर्थ दिया हुआ है, आपको कविता की पंक्ति लिखना है। तो है ना मजेदार? देखते हैं अगला क्या है। देश की आन पर मर मिटे पर उन लोगों ने किसी से स्नेह की मांग नहीं की। ये जो भाव है कविता की किन पंक्तियों में आया है? चलते हैं उत्तर की तरफ। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। मतलब वो सॉरी, अपने प्राण दे दिए उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने स्नेह नहीं मांगा कि नहीं मुझे आप प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, मुझे याद रखिए, इस तरीके की कोई भावना उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने प्राणों का उत्सर्ग हमारे देश के लिए कर दिया। तो ये वाला है अर्थ, और ये जो अर्थ है वो इस पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। जस्ट विलोम, जस्ट विपरीत, जो भी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया, और अब हम करने वाले हैं, यहाँ पर दी हैं आपको पंक्तियां और अब आपको करना है उसका अर्थ। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने इस तरीके की पंक्तियां दी थी और इस तरीके के भाव लिखे थे। तो ये बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप का एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपकी बहुत जल्दी तर्क शक्ति की, बुद्धिमत्ता की पहचान होने वाली है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पंक्तियां हैं, उगल रही लू लपट दिशाएं। यानी अब आपको लिखना है इन पंक्तियों का भावार्थ। भावार्थ हमने, अर्थ हमारा जो अर्थ का वीडियो है, हमने उसमें इसके सारे अर्थों को बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट किया है। आप चाहें तो एक बार उसको भी देख सकते हैं। उन वीरों में, भाव क्या है? उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति, किसकी भांति जलकर? दीपक की भांति जलकर तेज लाल अग्नि प्रज्वलित की। प्रज्वलित की यानी जलाई है, और उस दीपक की जो गर्म लपटें हैं वो चारों दिशाओं में उठ रही हैं, और वो जो लपट हैं, जो तेज उनकी लपट है, वो क्या कर रही है? वो लपट
चारों दिशाओं में क्रांति की प्रबल इच्छा को जगा रही है कि उठो जागो और अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग दो, अपने देश की भलाई के लिए कार्य करो। इस प्रकार का संदेश वो दीपक की लौ हमें दे रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिनके सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। वीर शहीदों ने जो सिंह गर्जना की है, जो सिंह के समान गर्जना की है, सिंह के समान आवाज निकाली है, उससे पृथ्वी भयभीत होकर अभी तक हिल रही है, यानी अभी तक कंपन जारी है पृथ्वी में। यानी वीरों के पराक्रम से अब सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की बात नहीं हो रही कि वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। सिंहनाद का अर्थ होता है कि वो देश के लिए जो उन्होंने हुंकार की है, जो ललकार की है उन्होंने, उसने क्या किया, वीरों के पराक्रम से, जो वीरों का पराक्रम है उससे जो शत्रुगण है वो भी भयभीत हो गए हैं कि भाई इनसे मुकाबला हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो वो पराक्रम से भयभीत हो गए, डर गए हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके का भाव इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। भाव है देश प्रेम और राष्ट्रीयता की। देखिए, किसी वीर में दो भावनाएं प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता की भावना। जब वो इन दोनों भावनाओं से ओतप्रोत होता है, यानी भरा हुआ होता है, तो देशभक्तों का जो बलिदान है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देशभक्तों के अंदर कौन सी दो भावनाएं विशेष रूप से विद्यमान है? देश प्रेम की भावना और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना। कवि कहता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की है, देश प्रेम जगाया है सबके अंदर, देश के लिए सम्मान, उत्साह, ऊर्जा, उमंग का संचार किया है और नई चेतना फैलाई है। नई चेतना मतलब नई ऊर्जा जिसने फैलाई है। कलम आज उनका गुणगान करो। ऐसे लोगों के बारे में गुणगान करो, उनकी स्तुति करो, उनके बारे में सबको बताओ, उनकी आराधना करो, उनकी विजय का गान करो। आज उन वीर शहीदों की गौरव गाथा लिखो। कैसे लिखी जाएगी गौरव गाथा? कलम से लिखी जाएगी। गौरव गाथा यानी उनके महान यशगान करना उनके बारे में। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भाव इस प्रकार स्पष्ट होता है कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके देश के लिए क्रांति की भावना पैदा की और नई चेतना फैलाई है, कलम आज उनका गौरव गान लिखो, आज उनका गुणगान करो। इस प्रकार यहाँ पर इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट होता है। प्रश्न 4 की ओर हम आ चुके हैं। प्रश्न 4 पूछ रहा है, कविता की एक पंक्ति है कलम आज उनकी जय बोल। ये हमारी कविता का शीर्षक भी है। इस पंक्ति को गद्य रूप में, देखिए कविता जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? पद्य रूप है। तो गद्य रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि कलम आज उनका जयगान कर। विस्तार से लिख सकते हैं। जो पहली पंक्ति है वो क्या है? उसका पद्य रूप है, ये है उसका पद्य रूप। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखी गई है ये है इसका गद्य रूप है। गद्य रूप मतलब एक सामान्य बातचीत के, कलम आज उनका जयगान करो, ये हमारी सामान्य भाषा का शब्द है। नीचे दिए गए पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। यानी यहाँ पर जो पंक्तियां हैं आपको उनको क्या करना है? ये पद्य रूप में लिखी हैं, आपको इनको गद्य रूप में लिखना है। यानी अगर हम दूसरे अर्थों में समझें कि हमें उसके भावार्थ की तरह उसको लिख देना है। जल अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये पंक्तियां थी जो मैंने अभी पढ़ी। अब हम इनका गद्य रूप लिखेंगे, यानी सामान्य भाषा में इनको कैसे कहा जा सकता है। कलम आज उनका जयगान कर, जिन्होंने बारी बारी से अस्थियों को जलाकर चिंगारी छिटकाई है, जो पुण्य वेदी पर बिना किसी गर्दन का मोल मतलब अपना सर कटाने से, शीश कटाने से भी पीछे नहीं रहे, तो अपनी गर्दन का मोल लिए चढ़ गए। कलम आज उनकी जय बोल है। कलम आज तुझे उनकी जय जयकार करनी है या उनकी जय बोलनी है। इस प्रकार हमने ये पद्य के रूप को यहाँ पर अर्थ की तरह लिखकर किस रूप में बदल दिया? गद्य के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात की तरफ। भाषा की बात यानी
इस पाठ में आया व्याकरण का कुछ अभ्यास। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। सबसे पहले जानिए विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में सही जोड़ियाँ बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल गुलाब। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि इस लाल गुलाब में विशेषण शब्द क्या है, गुलाब की विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम ये जो लाल शब्द है ये विशेषण है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि विशेषण क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूंगी विशेष क्या होता है। तो ये लाल विशेषण से किसकी विशेषता बताई जा रही है, किस चीज की विशेषता बताई जा रही है, तो गुलाब की विशेषता बताई जा रही है। तो जो हमारा गुलाब है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण। तो ये दोनों का जो अंतर है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने जाना कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपके समक्ष रखी हुई हैं दो तालिका। पहले में लिखे हैं विशेषण शब्द, दूसरे में है विशेष्य शब्द। विशेषण शब्दों को हम एक बार पढ़ते हैं। सहमी, लाल, पुण्य और लघु। विशेष्य है वेदी, दीप, धरती, शिखाएं। तो अब आपको बनानी है यहाँ पर मिलान करो, मतलब कि जोड़ी बनानी है आपको यहाँ पर, है ना। ये दोनों की जोड़ी बनानी है। ये गलत आमने सामने लिखे हैं, ये गलत शब्द हैं। अब हम मिलाते हैं इनकी सही जोड़ियाँ जो कि हमने पाठ के दौरान पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सहमी क्या थी, धरती थी। लाल क्या पढ़ा हमने, शिखाएं। पुण्य की क्या थी, वेदी। और लघु जो थे छोटे छोटे हमने क्या पढ़े थे, दीप। तो इस प्रकार शब्द बने सहमी धरती, लाल शिखाएं, पुण्य वेदी और लघु दीप। तो यहाँ हमारा ये होता है भाषा अध्ययन यानी कि भाषा की बात का पहला प्रश्न कंप्लीट। अगला है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। यहाँ पर आपको उनके समानार्थी शब्द लिखना है। शब्द हैं धरती, कमल, दीप और मुह। तो ये आपके लिए करना तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी आप लोगों को तो कंठस्थ होते हैं। तो यहाँ करेंगे हम इसका अभ्यास। धरती को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो धरती को हम ज़मीन कहते हैं, धरती को हम भूमि कहते हैं। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, भू, वसुंधरा आप कह सकते हैं, है ना। वसुंधरा आप कह सकते हैं, वसुधा आप कह सकते हैं। तो धरती के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ दो नहीं, आपको लगभग 3 से 4, 5 पर्यायवाची भी याद होने चाहिए। अगला है कलम। तो कलम को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की कलम जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप पेंसिल भी कह सकते हैं, लेखनी भी कह सकते हैं। पेंसिल इरेज करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर हम उसे भी लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कलम शब्द का प्रयोग उसके लिए हम कर सकते हैं। दीप, दीपक और चिराग जिसे आप कहते हैं। मुह, तो मुह के लिए हम मुख शब्द का प्रयोग करते हैं, चेहरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ जाने दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमने किए 2 अभ्यास। पहला किया हमने विशेषण और विशेष्य का और दूसरा किया हमने पर्यायवाची शब्दों का। तो इस पाठ का दोहराव आप करते रहिए। जो पुराने वीडियोस हैं जिसमें आपने कवि परिचय, जिसमें आपने अर्थ, तो प्रश्नोत्तर और भाषा की बात अभी हमने किया, उन सब का दोहराव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए ढेर सारी सौगात लेकर आया है, जिसमें प्रमुख हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और साथ ही साथ बिहार बोर्ड। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स, ई बुक्स का भी यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है जो आप हासिल कर सकते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, आप उसको जब ओपन करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को फिल करते ही आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे, वो फॉर्म आएगा हमारे पास और हमारी टीम करेगी आपसे संपर्क, और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपको आपका मनचाहा जो भी मटेरियल है वो आप तक पहुंच जाएगा। आप हमसे संपर्क करने के लिए सिर्फ एक यही माध्यम नहीं, बल्कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो खजाना है, ये है सिर्फ आपके लिए। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान का सागर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।